नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर का वो वक्त जब हम और आप मुखातिब होते हैं और बड़े अंतर्राष्ट्रीय खबर की तमाम सार को मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या बड़े अपडेट्स हुए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में, ईरान अमेरिका युद्ध में क्या ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, क्या दावे किए जा रहे हैं दोनों पक्षों से। लेकिन पहले जल्दी से हमेशा की तरह चैट बॉक्स पे जाइए और बताइए कि आप हमारे कार्यक्रम को किस शहर, किस मुल्क से देख रहे हैं और कोई फीडबैक है तो जरूर शेयर कीजिए। बहरहाल देखिए, ये तो बहुत साफ है कि पूरी तरीके से सीज फायर जिसका ऐलान किया गया था अमेरिका और ईरान के बीच में, पहले 8 अप्रैल को हुई थी, फिर वापस से जून में हुई और 60 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया था, जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा गया। पाकिस्तान इसमें गारंटर है। अब इसकी धज्जियां उड़ गई हैं। सीज फायर की जगह जो हमें देखने को मिल रहा है वो एक फुल ब्लोन वॉर एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। हाँ, ये है कि ईरान के मेनलैंड में अभी उतने हमले नहीं हुए हैं। ज्यादातर जो हमले हो रहे हैं वो अभी भी उसके कोस्टल बेल्ट में और हॉर्मुज स्ट्रेट में देखने को मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी दी है कि अगले हफ्ते ईरान की जो ढांचागत सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे बम गिराए जाएंगे। और यही कहा जा रहा है कि अब अगले हफ्ते की जगह जो है शायद उसको और थोड़ा जल्द कर दिया जाए। गल्फ जो अरब कंट्रीज हैं वो इसके खिलाफ हैं, बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमको आप पूरी तरह से खींच चुके हो, इसको रुकना चाहिए। बहरीन, यूएई का संबंध अलग है और वहां अमेरिका की जो बेसेस हैं उन पर सबसे ज्यादा निशाना साधा जा रहा है ईरान की तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि सीज फायर इज ऑफ और उसके बाद से हमने देखा कि इतनी सानिया कार्रवाई हो रही है। तो उधर आज ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि काजम गरीबाबादी, उन्होंने भी कह दिया कि ये सीज फायर नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। क्या बात कही है एग्जैक्टली? उन्होंने कहा है कि गिवन ऑल द एक्शंस द यूएस हैज टेकन टू डिसमेंटल in the Islamabad MOU, the MOU effectively no longer exists. No country should expect Iran to continue implementing the terms of this memorandum. तो जो बात कही गई थी कि 60 दिनों में हम एक फाइनल ब्लूप्रिंट को तैयार करेंगे, हम जिनीवा में टेक्निकल टॉक्स करेंगे, हाई लेवल कमिटीज का गठन होगा और हॉटलाइन बनाई जाएगी हॉर्मुज स्ट्रेट पर स्थिति में नियंत्रण पाने के लिए, तमाम चीजें इस वक्त चरमरा चुकी हैं। अब ईरान की एक जो एडिशनल पॉइंट जिस पर आपको गौर करना चाहिए कि अभी तक ईरान ने अपने जो उत्तर पश्चिमी बेसिस हैं, नॉर्थ वेस्टर्न बेसिस है, उनका इस्तेमाल नहीं किया था हमलों के लिए, जो अब वो करने लग रहे हैं। तो जिससे एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि नई मिसाइल्स अपग्रेड हुई हैं और उनकी प्रोडक्शन लाइन जिसको नुकसान पहुंचा था इस युद्ध के दौरान, जिसकी शुरुआत हुई 28 फरवरी को, उसको रिफर्बिश किया गया है। ये तमाम जो है ऐसी एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने कह दिया कि हमारा नेवल ब्लॉकेट जो है अब वो शुरू हो गया है और इजराइल और ईरान के बीच में भी लगातार बयानबाजी जारी है। नेतन्याहू भी जो है कह रहे हैं कि इजराइल सिर्फ बैठकर देखेगा नहीं, हम भी जो है वापस से कूदेंगे, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा वो एंजॉय कर रहे हैं। जो अभी तक माना जा रहा था कि नेतन्याहू ही इस एमओयू को डीरेल कर देंगे, तो वो कांड तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। तो नेतन्याहू जो है वो खुश है कि चलो अमेरिका जो है हमारा काम कर रहा है, हमारे प्रोजेक्ट पे जुटा हुआ है। और हाँ, वो खुश है। जब जब युद्ध होता है तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो दुनिया के लिए मुसीबत है वो है ऊर्जा संकट। और इस ऊर्जा संकट में इस वक्त इतनी चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि 14 जुलाई की अगर हम बात करें, एक दिन पहले की बात करें, सिर्फ 10 जहाज गुजरे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से, जबकि युद्ध शुरू होने के पहले यानी कि 27 फरवरी को 130 कमर्शियल वेसल्स एक दिन में गुजरे थे यहां से और 12 जुलाई को 14 गुजरी थी। तो मतलब सीज फायर के बाद से कम जो जहाज फंसी हुई थी टू द वेस्ट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें भारत के भी करीब करीब 13-14 टैंकर्स थे, वो वापस तो आ गई। लेकिन अब ताजा तेल लेने के लिए इस रूट का जो इस्तेमाल करते हैं, जहां दुनिया की 20% ऊर्जा कनेक्टिविटी निर्भर है, वो यहां नहीं गुजर पा रहे। सऊदी अरब का खेल बड़ा दिलचस्प है। वो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट अभी भी नहीं बने हैं, तो उनकी ऑयल प्रोडक्शन अभी भी जो है हो रही है, जिससे उनको आने वाले दिनों में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अब देखिए,
यूएस फोर्सेस ने कहा है कि हमने नेवल ब्लॉकेड वापस से कर दिया है वेसल्स के खिलाफ जो ट्रांजिट कर देंगे इरानियन पोर्ट से। और अमेरिका के सेंटकॉम ने कहा है कि करीब करीब 20 अमेरिकी नेवी वॉरशिप्स हैं और सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस वक्त वेस्ट एशिया में ऑपरेट कर रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, अमेरिकन फोर्सेस रिमेन विजिलेंट, लीदर एंड रेडी। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया एक इंटरव्यू में कि क्या ये स्ट्राइक्स जारी रहेंगी, तो उन्होंने बहुत सारी जो ऑब्जेक्टिव्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने यही कहा कि दे विल कंटिन्यू अंटिल आई से इट इज इनफ। गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में एक राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे हैं जिसको वो कह रहे हैं कि ये चुनावों की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ ऐलान होगा। इट्स साउंडिंग वेरी ऑमिनस, क्योंकि ये युद्ध अगर जारी रहा, आकलन तो यही है कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप बेहद कमजोर दिखेंगे। रिपब्लिकन पार्टी को काफी हार का सामना करना पड़ेगा और अगर निचली सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का नियंत्रण उनके हाथों से फिसल जाता है तो फिर वो एक लेम डक सरकार बन जाएंगे अगले 2 सालों के लिए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाने वाले हैं, चुनावों को लेकर क्या कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, ताकि युद्ध का ये जो साया है जिसकी वजह से उनकी इतनी अनपॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है अमेरिका में, उसका असर ना हो राजनीतिक कंट्रोल पर। ये तमाम अटकलें इस वक्त अमेरिका में तेज हैं। यूएस सेंटकॉम ने क्या क्या दावा किया आपको बता दें कि अमेरिकी समय रात 10 बजे 14 जुलाई को उन्होंने दर्जनों मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में और ईरान के तटीय क्षेत्रों में। जैसा मैंने कहा कि अभी तक ईरान के मेनलैंड एरियाज में उस तरीके से स्ट्राइक नहीं शुरू हुई थी जो युद्ध के शुरुआती दिनों में देखने को मिली है। US fighter aircraft, drones and naval vessels launched precision munitions against Iranian missile and drone sites, naval capabilities and coastal defense systems during the 7-hour wave to further degrade Iran's ability to threaten commercial shipping and civilian crews. तो ये जो आपकी 14 जुलाई को जो हमले किए गए हैं यूएस की तरफ से, वो 7 घंटे तक जारी रहे ऑपरेशंस, ये सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा है। और ये उसी दिन ये हमले हुए हैं जब अमेरिका ने कहा कि हमने वापस से अपनी नेवल ब्लॉकेड की शुरुआत कर दी। द ब्लॉकेड वेंट इनटू इफेक्ट एट 4 PM ET टुडे, ईस्टर्न टाइम जो अमेरिका की टाइम है। अमेरिकन स्ट्राइक्स ये भी माना जा रहा है कि उनके निशाने पर, जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, अमेरिका तो कह रही है हमने सिर्फ सैन्य बेसिस को हिट किया है और IRGC के बोट्स को, कैपेबिलिटीज, कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स को हिट किया, लेकिन ईरान कह रही है कि आपने बकायदा एक मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट को हिट किया है। कि जब आप पानी वाले आप इस तरह के प्लांट्स को हिट करते हैं तो वो सिविलियन टारगेट्स माने जाते हैं, क्योंकि उससे जो रिहायशी इलाकों के लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, आम लोग प्रभावित होते हैं, वो सैन्य टारगेट्स नहीं होते हैं और उसको युद्ध में अपराध के तौर पर देखा जाता है। तो भाई अमेरिका ने अगर इतने हमले किए हैं, ईरान तो चुप नहीं बैठने वाला। अब ईरान कितने दिनों तक सस्टेन करेगा, कितनी अपग्रेडिंग हुई है उनकी मिसाइल्स की, कितनी जो अपनी वो मिसाइल्स को रिप्लेनिश कर सके हैं, क्योंकि पैसों के मामले में तो अभी भी अमेरिका कहीं ज्यादा है, ताकत तो अमेरिका की ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका को नुकसान बहुत पहुंचाया है ईरान ने, ताजा हमलों में भी पहुंचाया है, जिसके बारे में बताऊंगी मैं अभी आपको। ईरान ने हेवी बेसिस, जो अमेरिका की जो बेसिस हैं उस पर हेवी अटैक्स लॉन्च किए हैं। अब कुछ वीडियोस हैं जो दिखा रही हैं कि अमेरिका की एक ड्रोन को कैसे शूट डाउन किया गया ईरानियन आर्मी की नेवल बेस यानी कि बंदर अब्बास एरिया में, जो नेवल डिफेंस सिस्टम्स है उनकी तरफ से। ईरान ने कहा कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स ने डायरेक्टली जो किंग फैजल एयर बेस है जॉर्डन में उसको हिट किया है। ईरान ने यह भी कहा कि उन्होंने कम से कम 15 से 20 मिसाइल और 50 ड्रोन दागे हैं बहरीन, कुवैत और जॉर्डन के खिलाफ। एक फुटेज आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि IRGC की जो नेवी ड्रोन अटैक्स हैं ये उनकी तीसरी फेज बताई जा रही है और इसका नाम उन्होंने ऑपरेशन नसर दिया है, ऑपरेशन नसर 2। ऑपरेशन नसर 2 में उन्होंने मल्टीपल दुश्मनों के वेयर हाउसेज, जिसमें कि हथियार, वेसल्स के पार्ट्स और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स थे, शेख ईसा बेस बहरीन में, उस पर निशाना साधा
और MQ-9 ड्रोन डिप्लॉयमेंट जो रैंप बनाई गई है अली सलेम बेस कुवैत में, उस पर भी निशाना साधा है। ये तमाम बातें ईरान की तरफ से की गई हैं। यहीं पर मामला नहीं थमता है। ये जो ऑपरेशन नसर 2 के तीसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे सैन्य एस्केलेशन हो रहा है दोनों पक्षों के बीच में, ईरानियन आर्मी ने ये भी कहा है कि उन्होंने जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयर बेस में जो जेट साइट है FA-18 वाली फाइटर जेट साइट है, उसको टारगेट किया है और उसको ड्रोन्स के जरिए टारगेट किया है उन्होंने। एक अकोमोडेशन बिल्डिंग, एक यूएस इक्विपमेंट की बड़े हैंगर को भी उन्होंने टारगेट किया है। दूसरी तरफ एक और विजुअल आई है कि एक बल्क कैरियर है लूनी, वो कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डूबता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उसके हल में फ्रैक्चर किया गया और उसके बाद वो 2 हिस्सों में टूट गया। ये बंदर अब्बास के पास में है। तो ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि हम गार्डियन हैं ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन ट्रंप के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है टैको। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भाई हम तो 20% टोल वसूलेंगे तमाम देशों से, क्योंकि हम गार्डियन हैं ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हम सुरक्षा दे रहे हैं जो कमर्शियल वेसल्स यहां से गुजर रही हैं, जिसमें कोई खर्च नहीं उठा रहे हैं जो हमारे यूरोपियन एलाइज हैं या गल्फ अरब स्टेट्स हैं, तो हम तो इसलिए वसूलेंगे। लेकिन उन्होंने तुरंत उस पर फिर यू टर्न भी कर दिया, रातों रात बड़ा सा पोस्ट लिखकर कि गल्फ अरब कंट्रीज के साथ बात हुई है, उन लोगों ने कहा कि वो भी खर्च उठाएंगे तो मैं टोल नहीं वसूलूंगा। लेकिन ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हालत, जहां 14 जुलाई को सिर्फ और सिर्फ 10 जहाज ही गुजर पाए हैं। वो भी वो जहाज हैं जिनको ईरान ने इजाजत दी है अपने डेजिग्नेटेड रूट से गुजरने। एक तरफ सैन्य हमले हो रहे हैं, इजराइल तैयारी में है, वो भी कूदेगा वापस से इस आग में और आग को और लगाने के लिए, आग को और फैलाने के लिए। और यूएस ट्रेजरी की तरफ से भी लगातार ईरान पर जो है सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। अब उन्होंने, यूएस ट्रेजरी ने ताजा ऐलान किया है कि उनकी जो इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको रोकने के लिए उन्होंने मल्टीपल वॉलेट्स टाइड टू द सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान उसको प्रतिबंधित कर दिया है। तो करीब करीब $130 मिलियन की एसेट्स को फ्रीज किया है। देखिए जो एमओयू हुई थी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद जो आपकी एमओयू है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसमें यह कहा गया था कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स को आप रिलीज करेंगे और ये खबर भी आई थी कि $12 अरब की पहली ट्रांच रिलीज की जाएगी, जिसमें से $6 अरब के करीब कतर के थ्रू से रिलीज करने की बात आई थी। अब वो वापस से जो है इनके एसेट्स को फ्रीज कर रहे हैं। तो इट इज बैक टू वेयर इट वाज ऑल स्टार्टिंग। सीज फायर की धज्जियां उड़ रही हैं और अमेरिका कह रहा है कि हम उनको डिनाई करेंगे ये सारे पैसे। इन सब के बीच में अमेरिका के अंदर से जो एक खबर आई है जो अभी भी दर्शाता है, जिसीलिए मैं कह रही हूं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को जो चुनाव से संबंधित ऐलान करने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। इट इज साउंडिंग वेरी ओमिनस फॉर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। एक की वोट हुआ अमेरिका की सेनेट में, यानी कि ऊपरी सदन में, $1.1 ट्रिलियन के डिफेंस बिल को लेकर। और बेसिकली इसमें जो प्रावधान है वो नेतन्याहू के लिए बेहद मददगार है। ये यूएस इजरायली मिलिट्री इंटीग्रेशन की तरफ पुश करता है ये बिल। लेकिन इस बिल को ध्वस्त कर दिया गया और इसमें जो डेमोक्रेट्स हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो लोग इसको ब्लॉक करने में कामयाब हो गए। एक इसमें डेमोक्रेट्स ने कहा कि ये जो ऑथराइजेशन हो रही है ईरान वॉर के लिए, ये इस देश में किसी को मंजूर नहीं है, कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो। और इस पैकेज में एक 3.6% ट्रू पे राइज की भी बात की गई थी, मिलिट्री फैमिली इन्वेस्टमेंट्स। तो इस वोटिंग के पहले सेनेटर क्राइस वैन हॉलन, जो कि मैरीलैंड के अमेरिका के सेनेटर हैं, उन्होंने क्या बातें कही थी, आइए आपको सुना देती हूँ। A little while ago, I got off the Senate floor, where I urged my colleagues to vote no tomorrow to advance the National Defense Authorization Bill. And I gave 3 reasons. One, it's a bloated budget to a Pentagon that continues to fail to pass an audit.
Number two, no restraints on Trump's illegal war against Iran, essentially giving a green light to that illegal war that's been disastrous for the American people. But there are two provisions that have gotten very little attention, that are kind of crawling through quietly. Both have to do with greater support to the government of Israel. One of them is a provision Netanyahu has taken credit for pushing, which would require more joint defense cooperation between the United States and Israel. We know from our own experience that Israel has previously vetoed our ability to act in our own national security interests when we wanted to send some weapon systems to Ukraine that had been co-produced with Israel, and Israel blocked us from doing it. Another provision requires, mandates, that the U.S. government share more intelligence with the government of Israel. Look, we can share intelligence with the government of Israel or any other government when we want. Why would the United States Congress order the executive branch to share more intelligence, regardless of what the government of Israel is doing? Why would we be doing that? We shouldn't. It's not in our national security interest to do it. We can always choose on a case-by-case basis to do whatever we want. Let's not mandate it. तो ये एक संदेशा बहुत साफ गया है ऊपरी सदन से, सेनेट से, जिसमें कहा गया कि ट्रंप स्टार्टेड दिस वॉर विदाउट ऑथराइजेशन, उन्होंने संसद से इजाजत नहीं ली, विदाउट अ स्ट्रैटेजी, कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई, एंड विदाउट एन एग्जिट, और कोई एग्जिट प्लान भी नहीं बनाई। ये सेनेटर चक शूमर न्यूयॉर्क के उन्होंने कहा है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेट में लीडर हैं। और इसीलिए ये जो वोट है वो मतलब आपकी जो नो वोट्स हैं उससे तो ज्यादा वोट्स आ गई थी हाँ में, लेकिन कम से कम 60 वोट चाहिए थे ताकि आप इस बिल को आगे बढ़ा सके। तो 50 लोगों ने हामी भरी थी, 46 लोगों ने ना भरी थी, 60 का जो मार्जिन है वो पूरा नहीं हो सका। ये दिखाता है एक बार फिर से कि कितना अनपॉपुलर वॉर है और डोनाल्ड ट्रंप अलोकप्रिय बने हुए हैं इस युद्ध की वजह से। देखना होगा गुरुवार को क्या ऐलान करते हैं। बहरहाल अभी इस ब्लॉग में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन भारत अमेरिका के बीच में इस वक्त बहुत सारे पेंच फंस रहे हैं ट्रेड डील को लेकर, और अमेरिका अब कह रहा है कि हम एक बिल लेकर आएंगे जिस पर 5 खास मुल्कों पर भारत समेत सैंक्शंस लगेंगे जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। उस पर एक अलग से ब्लॉग जल्द देखिए चैनल पर। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।